हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एनडीए के पिछले वर्षों में आए हुए कुछ सवाल करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग वो सवाल काइनेमेटिक्स जो हम लोगों ने अभी तक सारा सिलेबस कवर कर लिया है, उसी में से कुछ गिने चुने सवाल हैं पिछले सालों के आए हुए, जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आपने अगर अभी तक वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप फटाक से जाके पहले उसको देख लें, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इन द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, आपको एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आपसे सिंपल बोला गया है कि एक्सेलरेटेड एंड डिएक्सेलरेटेड पार्ट, या इसमें सिंपल क्या है, कौन सा ऐसा पार्ट है इस ग्राफ में जहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है और कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे डीएक्सेलरेशन हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कहां पर समय के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है और कहां पे समय के साथ वेलोसिटी घट रही है। अब सिंपल आपको क्या देखना है, देखो ध्यान से। इसमें तीन सेगमेंट आपको दिए गए, ए बी, बी सी और सी डी। ठीक है, ए बी ये वाला पार्ट, बी सी ये वाला पार्ट और सी डी ये वाला पार्ट। अब देखो ध्यान से, ए बी अगर पार्ट को आप एनालाइज करें ध्यान से, तो इसमें देखो ध्यान से, पहले जो है इस वाले समय पर ये यहाँ पर था और इस वाले समय पर ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, समय जैसे जैसे बढ़ा, इसकी वेलोसिटी अभी ये थी, मान लो ये वेलोसिटी यहाँ पर v1 थी और यहाँ पर ये वेलोसिटी v2 थी। ठीक है, तो t1 टाइम, इसको मान लो t1 टाइम, इसको मान लो t2 टाइम। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पे वेलोसिटी v2। आप खुद देख पा रहे हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। अगर समय के बढ़ने के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, यानी धीरे 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 गाड़ी क्या हो रही है, धीमे हो रही है। धीमे होने का मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है या डिसेलरेशन हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहां से यहां तक, ए से बी तक गाड़ी में क्या आ रहा है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ठीक है ना, डिसेलरेटेड पार्ट, वही क्या हमारा रिटार्डेड पार्ट। ठीक है, तो ए बी हमारा कौन सा पार्ट है जिसमें डिसेलरेशन हो रहा है। अब देखो ध्यान से, आपसे सिंपल एक्सेलरेशन और डिएक्सेलरेशन पूछा गया है, तो बाद में डिएक्सेलरेशन बताना है। तो डिएक्सेलरेशन किसमें हो रहा है, देखो ध्यान से, ए बी वाला पार्ट है, तो ए बी किसमें किसमें है, इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें है और इसमें है, तो अब यही दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अब आ गया जो, अब हमको देखना क्या है, पहले अब देखते हैं एक्सेलरेटेड पार्ट कौन सा है। देखो B से C तक क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी यहाँ B पर है वही कॉन्टिन्यूअस चलती हुई C पर पहुंची है, यानी B से C तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस वहां पर ना तो एक्सेलरेशन है और ना ही रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी एक्सेलरेशन हमारा आप कहता है यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कोई नहीं है। ठीक भाई, C से D तक देखो ध्यान से, C जो टाइम कोई टाइम यहाँ पर मान लो t3 और यहाँ पर टाइम मान लो t4। t3 से t4 तक वेलोसिटी देखो ध्यान से बढ़ी है। जैसे जैसे हम t3 से t4 तक गए हैं वेलोसिटी जो हुई है वो बढ़ी है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पर आया, प्ले हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन रोल प्ले कर रहा है अपना और वेलोसिटी को वो इंक्रीज करा रहा है। या इसका मतलब है सी डी जो पार्ट है यहाँ पर क्या हो रही है, गाड़ी एक्सेलरेटेड हो रही है। सिंपल एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। अब देखो C से D एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है, इन दोनों में से CD कौन सा है, ये वाला। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बात क्लियर है ना? CD हमारा एक्सेलरेटेड पार्ट और AB क्या है, हमारा डिसेलरेटेड पार्ट। ये आपका एनडीए में आया हुआ सवाल है। एनडीए में शायद से अगर मुझे याद है तो 2014 में शायद ये सवाल आया था। आप एक बार चेक कर लेना, पेपर 1 पेपर 2 में शायद था। एनडीए 2014 के पेपर 2 में सवाल शायद आया था। आप एक बार सन चेक कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सवाल आपको फिलहाल समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल ही दिया हो, तो आप खुद देखो क्वेश्चन का लेवल किस तरह से, क्वेश्चन को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस द वे ऑफ यू आर अप्रोचिंग वो मैटर करता है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इसको आप नोट करो, और कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लेना कि कहाँ पे ये कैसे हो गया या ये किस तरह से हो गया। और कोई दिक्कत आई तो नीचे पूछ लो, ठीक है, नोट करो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको सिंपल कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एक जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम तक वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, देन द डिस्टेंस इट कवर्स इन दैट टाइम। आपसे बोला गया कि उस टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा
वो किस तरह की होगी, क्या वो डिपेंड करेगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे, क्या वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, क्या वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक भाई। इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, क्या वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी जो डिस्टेंस कवर करेंगे अपन। ठीक है। और डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, कि वो अपने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की जहां पर भी वो शुरुआत में खड़ी हुई है वहां पर वो डिपेंड करने वाली है। अब खुद देखो ध्यान से, आपसे बोला गया जा रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इधर कर लेते हैं, इधर करते हैं, देखो इधर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो dv बाई dt कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, सॉरी कांस्टेंट है। ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो ध्यान से देखो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी इसका दोनों इसको इधर भेज दो, dv इज इक्वल टू c, कांस्टेंट को मान लिया c। ठीक है। तो c dt और डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो, तो वेलोसिटी क्या आ गई, c इंटू टी। तो जो वेलोसिटी होगी वो तो समय के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, कहाँ गया, सॉरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस के लिए देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसको चेंज कर दो, डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी टी सी टी, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर बाई टू। तो ये कुछ इस तरह का यानी पैराबोलिक टाइप का कुछ शेप आएगा। ठीक है। अब आपसे आगे करना क्या, देखो ध्यान से आपको, क्या इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है, पैराबोलिक इंक्रीज कर रही है। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, अगर सी टी स्क्वायर के फॉर्म में है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो पैराबोला है इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है। तो अगर ये पैराबोलिक फॉर्म में बढ़ रही है तो इसका मतलब लीनियरली तो नहीं है, लीनियरली नहीं है तो आपका एक ऑप्शन है इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है। अब आगे देखो सॉरी, अब आगे देखो किस तरह की संभावना इस पे बन सकती है। देखो आपसे बोल रहा है डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, या उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वो इंडिपेंडेंट होगी जो उसमें डिस्प्लेसमेंट वो कवर, सॉरी जो डिस्टेंस वो कवर करने वाला है। अब इसको बात समझते हैं ध्यान से। मान लो आप जा रहे थे 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और 5 मीटर बाद पर सेकंड से मान लो आप किसी पॉइंट पर थे और अब आपके ऊपर एक्सीलरेशन लगना शुरू हो गया, और वो जो एक्सीलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ठीक है। तो हर सेकंड में आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड। तो पहले सेकंड में कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 6 हो जाएगी, दूसरे में 7 हो जाएगी, तीसरे में 8 हो जाएगी, मतलब 5 सेकंड तक अगर चलना है तो इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। अब सोचो अगर हम 5 से ना स्टार्ट करके, हम स्टार्ट करते 6 से, तो अब जो कवर करते देखो ध्यान से, 7, 8, 9, 10, अभी भी 1 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो रहा है, बट अब जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर आप सोचो, पहले अगर 5 सेकंड की बात करी जाए, तो उसमें था 5 से शुरू किया था, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, इतनी वेलोसिटी हुई। बट अगर वो 6 से शुरू करता तो किससे हो जाएगी, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल हमारी डिस्टेंस कवर्ड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा वेलोसिटी के। ठीक है। और ये भी डिपेंड नहीं करेगा कि हमने चलना कहाँ शुरू किया था। अगर वेलोसिटी पे आप सिंपल डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड नहीं करेगा हमने चलना कहाँ शुरू किया। मान लो हम 10 मीटर से चले हैं, अब चाहे हम जितना चले वो उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा कि पहले हम कहाँ पर खड़े थे। ठीक है ना। अब जो हमें चलना है वो उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम 0 से चल रहे हैं, 5 से चल रहे हैं। हमें अब 10 चलना है तो चाहे 0 से चलें तब 10 चल जाएंगे, 5 से चले तब भी 10 चलेंगे। ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, वो सिंपल डिपेंड किस पे करेगा, उसकी वेलोसिटी पे। बात क्लियर है। तो ये भी आपका एनडी में सवाल था। अब देखो कितने सिंपल सवाल आपके आ रहे हैं कि आप खुद से इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के अप्रोच कर सकते हैं। कोई बहुत टफ कैलकुलेशन के सवाल नहीं आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा आपसे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगवाएगा, आप सिंपल से आपके वो टेस्ट करेगा कि आप कितना सोच सकते हैं जनरली। बात समझ आ रही है। तो आप इसको देखिए, इस सवाल को तो बेसिकली जरूर ही नोट करके रखना अपने पास कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, नोट करो इसको। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि
अ रेसिंग कार एक्सीलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है ना, एक कार है जो सिंपल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड 50 मीटर्स पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, assuming uniform acceleration of the car throughout the distance covered in this time will be, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो देखो आपसे सिंपल क्या बोला गया कि एक रेसिंग कार है, ठीक भाई, वो 25 सेकंड में, कहां से कहां तक, 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाती, कहां से, 0 to 50 मीटर, ठीक है, ये नहीं कि 50 पर ही चल रही थी, 0 से चलना शुरू किया, रेस्ट से स्टार्ट करी उसने, और 25 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक भाई। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक। अब आपसे बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आपको निकालने के लिए करना क्या है, सिंपल, इसको मुझे जो जनरल सही तरीका मुझे दिख रहा है वो मुझे ग्राफिकल मेथड दिख रहा है इसको करने का। देखो ध्यान से, क्या ग्राफिकल मेथड है, आप सिंपल क्या करो, जो भी आपको डेटा दिया गया इससे आप एक ग्राफ बनाओ। देखो ये आपका इधर साइड है t, इधर वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर उसने 0 से 25 सेकंड पहुंचा तो यहां पर समय कितना है, 0, यहां पर मान लो 25 है, ठीक है, यहां पर 25 सेकंड है, ठीक है, और यहां वेलोसिटी मान ली हमने 50 मीटर पर सेकंड। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो स्लोप आपकी सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से, इसकी भी ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, 25 मीटर पर सेकंड, इधर 25 ये बना करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 25 मीटर पर सेकंड, और यहां पर इसका वेलोसिटी कितनी, 50, ठीक है, इस जगह पर। अब देखो ध्यान से करने का इसको सिंपल तरीका क्या होता है, आप देखो ध्यान से कि जब भी हम लिखते हैं v, वेलोसिटी लिखते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, यही तो होता है ना। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। और याद करो मैंने आपको इंटीग्रेशन में क्या सिखाया था कि जब भी इंटीग्रेशन लिखा होता है तो उसका सिंपल मतलब ये होता है एरिया, उसका सिंपल मतलब क्या होता है, एरिया। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें तो जो क्वांटिटी इंटीग्रेशन से निकल के आ रही है वही हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर इस कर्व का एरिया निकालना, एरिया क्या है आपका, सिंपल ये वाला पोर्शन है, इस कर्व के अंदर घिरा हुआ एरिया, ये कर्व कितना एरिया घिर रहा है, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ठीक है, ये शेडेड रीजन क्या है इसका, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए आप सिंपल क्या करो, बहुत सिंपल मेथड है ये, देखो सिंपल ध्यान से, ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं, हाफ, जो इसका एरिया एक्स आएगा वो कितना आएगा, हाफ बेस 25 इंटू हाइट कितनी 50, ये कहाँ से कहाँ तक 25 तक गया, और ये कहाँ से कहाँ तक गया 50 तक गया, तो ये कर दो, ये 25 आ गया, देखो ध्यान से कितना आ गया, 25 इंटू 25 625 मीटर्स। कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, खुद देखो ध्यान से, हमें सिंपल करना क्या था, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया किस तरह से निकालना था वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस की बात करी जा रही है तो डिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे, उस कर्व के अंदर का जो एरिया होगा उसको हम निकाल देंगे, वही हमारा क्या आ जाता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट भी सिमिलरली इसी तरह से निकलता है, उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रोसेस अलग होता है, चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, मान लो कोई कर्व आपको इस तरह से दिया गया, इस तरह से कर्व दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखो ये भी पोर्शन घेर रहा है, और इसको अगर यहाँ से मिला दो तो ये भी पोर्शन घेर रहा है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको मान लो एरिया नंबर 1 और इसको मान लो एरिया नंबर 2। तो जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर देंगे, एरिया जो 1 निकल रहा होगा और 2 निकल रहा होगा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। बट जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो जो बड़ा वाला एरिया होगा मतलब 1 से 2 को घटा देंगे तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, सिंपल कि अगर इस डायरेक्शन में वो इतना चला है, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन ये है, ये आपका सिंपल वीटी कर्व के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव, यानी इधर चल के इधर वापस लौट आया, इस तरह से घटाते हैं। लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो ये ग्राफ से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड होता है, ठीक है ना। इसको आप सिंपल याद रखना और नोट करके रखना इसको, ताकि कहीं भी आप इस चीज में फंसो ना, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि द मोशन ऑफ अ कार अलॉन्ग विथ स्ट्रेट लाइन, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। आपको एक फिगर जो दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि इस फिगर में आपको एक कार का मोशन दिया हुआ है, ठीक है।
द कार स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, कार जो है वो ओ पॉइंट से स्टार्ट करती है एंड रीचेज एट बी, ठीक है, एंड एट सॉरी कार स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड रीचेज एट ए बी एंड सी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ठीक है, वो ए बी और सी पर जाती है, ठीक। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू सी एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर रेस्पेक्टिवली। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंपल। देखो ध्यान से, आपसे बोला गया है कि कार ने क्या किया, पहले ओ से सी गई, फिगर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा था, ये देखो, ये आपका ओ है, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है, ठीक है। ए ओ से ए के बीच की दूरी है आपकी 25, ठीक है। ये आपका 25 से लेके ये आपका है 10, यानी यहाँ पर आपका 25, यहाँ पर आपका 35 और यहाँ पर है आपका 60, ठीक है। अब बोला क्या उसने कि सिंपली पहले वो ओ से सी जा रहा है, फिर वो बैक टू बी, यानी पहले यहां से यहां तक कैसे गया, फिर वापस वो बी तक आ गया, इतना वो चला है। तो आपसे सिंपल बोल क्या रहा है कि द मैग्नीट्यूड हाँ द डिस्टेंस कवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपसे क्या क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। बात क्लियर है? देखो ध्यान से, डिस्टेंस कितनी है, देखो ध्यान से, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल जितनी भी हम लेंथ कवर करते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी कवर करी, यहां से ये गए 60 गए और 35 वापस आ गए, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 95, 60 प्लस 35, तो ये कितना आ गया आपका 95, जो भी इसमें 7 किलोमीटर में आपको दिया गया, तो 95 किलोमीटर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि नेट जितना चले, तो नेट कितना चले, यहां से यहां तक इफेक्टिव चले, तो 60 गए और 35 आ गए, तो 60 गए थे 35 आ गए, तो बचा कितना आपका 5, यहां बचा आपका 2, इतने किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस आएगा वो 95 आएगा और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 25 आएगा। ये आपके ऑप्शन थे, ठीक है। ऑप्शन आपको शायद इसमें मैंने कुछ गड़बड़ घटाया क्या, करेक्ट तो है। ऑप्शन आपका शायद कोई मिल नहीं रहा है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, करेक्ट है। आई थिंक ऑप्शन में कुछ इसमें प्रॉब्लम है। आपका आंसर 20, इसमें 35 दे रहा है, 25 आना चाहिए था इसको, ठीक है ना। अगर वो बी पे वापस आ रहा है तो आपका सिंपल कहाँ तक आना चाहिए था, 60 माइनस 35, ठीक है, करेक्ट, मैंने घटाया सही ना, हाँ ठीक है। तो 95 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप खुद देखो कि जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल किस तरह से है, ठीक है। लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं, बस आपको समझने की ज़रूरत है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक इसकी जो ये सीरीज़ थी हमारी काइनेमेटिक्स की, या आपने अभी तक आप तक सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, या आपने अभी तक अगर नहीं देखी है तो आप फटाक से जाके पहले इसको कवर कर लें, फिर अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपसे अपने आप ही सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चंस अब आप ट्राई करेंगे, ठीक है। जो बचे हुए आप ज़रूर जो इसके चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन होता है, सॉरी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके, ठीक है ना, आपका अरिहंत वगैरह का आज अच्छा मिल जाएगा, तो आप अरिहंत का सिंपल चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है, उसको आप जरूर खरीद लें। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, तो आप उसको खरीद करके उससे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो भी समस्या आ रही है आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में बता सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मेरी यूज़र आईडी आपको नीचे दिख रही होगी। तो चलो आज की क्लास में तय रखते हैं। मैंने कुछ आपको एक तरह से काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे उनकी शुरुआत करा दी है। अब आपको आगे इसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से कर लें, ठीक है ना। तो या अगर मुझे अवेलेबल होगा तो मैं आपको PDF इसका दे दूँगा, आप एक बार चेक कर लेना जाके PDF में कुछ है या नहीं है, ठीक है। कोशिश करूँगा PDF देने की आपको, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ नई बातें करेंगे, अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करने वाले, अब उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।